वेलकम बैक दोस्तों। चलिए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सुंदरराज पी, संजय लोहिया, राजेश सिंह या नागराजू एम। इसका सही जवाब है दोस्तों, सुंदरराज पी। दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर सुंदरराज पी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इंस्पेक्टर जनरल अर्थात आईजी अपॉइंट किया है। छत्तीसगढ़ काडरे के इस ऑफिसर ने बस्तर रेंज के आईजी के रूप में लगातार 7 साल तक काम किया है और उन्हें एंटी नक्सल ऑपरेशन का लगभग 12 साल का अनुभव भी है। एनआईए अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश की एक प्रिंसिपल सेंट्रल एजेंसी है जो टेररिज्म, इंसर्जेंसी और सोवेनिटी को प्रभावित करने वाले शेड्यूल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। फ्रेंड्स, एनआईए की स्थापना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के प्रोविजंस के तहत हुई है और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस नेता ने 18 जून 1946 को गोवा क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री राम मनोहर लोहिया, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अथवा श्री कांसी राम। इसका सही जवाब है दोस्तों, श्री राम मनोहर लोहिया। दोस्तों, पोर्तुगीज कॉलोनियल रूल के खिलाफ सिविल डिसओबीडियंस और रेजिस्टेंस को याद करने के लिए हर साल आज ही के दिन 18 जून को गोवा रेवोल्यूशन डे मनाया जाता है। इस हिस्टोरिक मास मूवमेंट की शुरुआत सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को मारगांव टाउन में एक बड़ी गैदरिंग को एड्रेस करके ही की थी। यह दिन गोवा के मुक्ति संग्राम का सिंबल बना, जिसके बाद भारतीय आर्म फोर्सेस ने दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को पूरी तरह लिबरेट करवाया था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखें फ्रेंड्स कि गोवा रेवोल्यूशन डे जो कि 18 जून को मनाया जाता है वह गोवा लिबरेशन डे से अलग है। गोवा लिबरेशन डे होता है दिसंबर 19 को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशिया के एआई क्लस्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा? बेंगलुरु, शांघाई, सियोल या टोक्यो। इसका सही जवाब है दोस्तों, बेंगलुरु। दोस्तों, पेरिस के विवा टेक इवेंट में लॉन्च हुई ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार बेंगलुरु बीजिंग के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई स्टार्टअप क्लस्टर बन गया है। ग्लोबल रैंकिंग में बेंगलुरु ने टॉप 40 इकोसिस्टम में 15वीं पोजीशन हासिल की है और इसकी पूरी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैल्यू लगभग $153 बिलियन तक पहुंच गई है। 2026 में किन राज्यों ने केंद्र के साथ तेल खोज के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आसाम नागालैंड, आसाम मणिपुर, नागालैंड मणिपुर या आसाम और मिजोरम। इसका सही जवाब है दोस्तों, आसाम और नागालैंड ने। दोस्तों, सेंटर, आसाम और नागालैंड सरकार ने मिलकर हाल ही में एक हिस्टोरिक ट्राइपाराइट एमयू साइन किया है जो मिड 1990 से चल रहे 1000 स्क्वायर किलोमीटर बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों राज्यों के बॉर्डर पर स्थित 6 डिस्प्यूटेड हाइड्रोकार्बन फील्ड्स में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए 50-50% रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला ले किया गया है। इस कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन से करंट एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी जो कि लगभग 1500 बैरल्स डेली है वह 10 गुना तक बढ़ जाएगी, जिसमें से केवल एक ही फील्ड से 15,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेक्टेड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिपरी के अनुसार जनवरी 2026 में भारत के पास लगभग कितने परमाणु हथियार होंगे? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 150, 170, 190 या 220। इसका सही जवाब है दोस्तों, 190। दोस्तों, सिपरी अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास लगभग 190 न्यूक्लियर वॉरहेड अर्थात परमाणु हथियार हैं। भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन
मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर चलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2035 के लिए भारत की पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? 100 गीगावाट, 125 गीगावाट, 155 गीगावाट या 200 गीगावाट? इसका सही जवाब है दोस्तों 155 गीगावाट। दोस्तों, भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देते हुए साल 2030 तक 100 गीगावाट और साल 2035 तक 155 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने का टारगेट सेट किया है। जून 2026 तक भारत की इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी 56 गीगावाट को पार कर चुकी है, जिसके साथ ही देश की इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी के मामले में देश हमारा ग्लोबली चौथे रैंक पर पहुंच गया है। विंड एनर्जी सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी लाने और लोकल सप्लायर्स की खोज के लिए हाल ही में WT मारुत पोर्टल लॉन्च किया गया है। WT मारुत का मतलब है विंड टरबाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्स यूटिलिटी टैकर। फ्रेंड्स, भारत में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु मेजर विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रेलवे में किस फोर्स को जीपीएस एनेबल्ड बॉडी वर्न कैमरे मिले हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, CISF, GRP, CRF, CRPF या RPF? इसका सही जवाब है दोस्तों RPF। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जून 2026 में सिक्योरिटी ऑपरेशन को मजबूत करने और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जीपीएस एनेबल्ड बॉडी वर्न कैमरास को इंट्रोड्यूस किया है। समस्तीपुर डिवीजन ने इस सिक्योरिटी ड्राइव के तहत 37 एग्जिस्टिंग डिवाइसेस के अलावा 20 नए कैमरे को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पर्सनल्स के लिए ऐड किए हैं। इन बॉडी वर्न कैमरेस में नाइट विजन, 32 GB का स्टोरेज, 3000 mAh की बैटरी, 5 आवर की कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग और रियल टाइम लोकेशन मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस ट्रैकिंग भी शामिल है। सिम बेस्ड कनेक्टिविटी के जरिए इसकी फुटेज को कंट्रोल रूम में डायरेक्ट रिले किया जा सकता है और यह रिकॉर्डेड फुटेज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एक एडमिसिबल एविडेंस के रूप में काम कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना था? 1.78 लाख करोड़, 1.48 लाख करोड़, 1.28 लाख करोड़ या 1.98 लाख करोड़? इसका सही जवाब है दोस्तों 1.48 लाख करोड़। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भारत का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 13-14 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर का 13-14 का कितना था? तो वो था सिर्फ 43,000 करोड़। इस कुल प्रोडक्शन में पब्लिक सेक्टर यूनिट अर्थात डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का योगदान लगभग 76% है और प्राइवेट सेक्टर का 24%। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 38,424 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट को किया है, जिससे एक नया रिकॉर्ड भी बना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और फ्रांस ने 5 वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 16 बिलियन डॉलर, 24 बिलियन डॉलर, 32 बिलियन डॉलर या 40 बिलियन डॉलर? इसका सही जवाब है दोस्तों 32 बिलियन डॉलर। दोस्तों, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन के बीच नीस में एक मीटिंग हुई, जिसके दौरान दोनों देशों ने अगले 5 साल के लिए एक एम्बिशियस बायलैटरल ट्रेड एक्सपेंशन टारगेट सेट किया है 32 बिलियन डॉलर का। बात की जाए अभी करंट फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत और फ्रांस का बायलैटरल ट्रेड लगभग 15 बिलियन डॉलर रहा है। फ्रेंड्स, फ्रांस यूरोपियन यूनियन के अंदर नीदरलैंड और जर्मनी के बाद भारत का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इस स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने इनोवेशन रोड मैप 2030 को अडॉप्ट किया है और एक जॉइंट भारत फ्रांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्किंग ग्रुप स्थापित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा मिशन NLC CSIR मिनरल प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मिनरल मिशन, ग्रीन इंडिया, सोलर मिशन
या हाइड्रोजन मिशन? इसका सही जवाब है दोस्तों मिनरल मिशन। दोस्तों एनएलसी इंडिया और सीएसआईआर सीईसीआरआई ने हाल ही में नेवेली में एक एमओयू साइन किया है जो माइनिंग वेस्ट से क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन और बेनिफिशियरी पर फोकस करता है। यह कोलैबोरेशन सीधे तौर पर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के ऑब्जेक्टिव से जुड़ा है, जिसमें नेवेली माइंस के ओवरबर्डन मिनरल्स से रिकवरेबल ट्रेस एलिमेंट निकालने पर काम किया जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट में सतह एलिमेंट शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, मैग्नेट्स और डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। फ्रेंड्स, सीएसआईआर सीईसीआरआई तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी जैकेट आर्मी अधिकारियों के लिए औपचारिक पोशाक बन गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सफारी जैकेट, बंदी जैकेट, बैटल जैकेट या फिर सर्विस कोट। इसका सही जवाब है दोस्तों बंदी जैकेट। दोस्तों भारतीय आर्मी ने पिछले 8 साल में पहली बार बड़ा बदलाव करते हुए आर्मी यूनिफॉर्म 2026 पैम्पलेट के जरिए कॉम्प्रहेंसिव ड्रेस रेगुलेशन रिफॉर्म किए हैं। इन रिफॉर्म्स के तहत कॉलोनियल एरा के टर्म जैसे रॉयल को हटा दिया गया है और इंडिजिनस कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए बंडी जैकेट को अप्रूव्ड फॉर्मल सिविल अटायर बनाया गया है। एक नया विंटर बैटल जैकेट इंट्रोड्यूस किया गया है जो सभी रैंक्स के लिए होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कवच 4.0 का मुख्य रूप से किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पर्यटन, सुरक्षा, माल ढुलाई या खान पान? इसका सही जवाब है दोस्तों सुरक्षा, सेफ्टी। दोस्तों भारत के इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अर्थात एटीपी सिस्टम कवच 4.0 के एक्सपेंशन के तहत अहमदाबाद और अंबाला डिविजन्स के लिए 1200 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है। फ्रेंड्स, वेस्टर्न रेलवे के तहत अहमदाबाद डिवीजन को 598 किलोमीटर के रूट और अंबाला डिवीजन को 3 नॉर्दर्न स्टेट्स में फैले 811 किलोमीटर के रूट के लिए कवच डिप्लॉयमेंट की मंजूरी मिली है। यह एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम एलटीई बेस्ड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है जो ट्रेन्स में ओवर स्पीडिंग को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है और एसपीएडी अर्थात सिग्नल पासिंग एट डेंजर को रोकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने अनीमिया फूड इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नीति आयोग, फसाई, सीएसआईआर या आईसीएमआर? इसका सही जवाब है दोस्तों आईसीएमआर। दोस्तों भारत में लगभग 50% एडोलेसेंस गर्ल और महिलाएं अनीमिया अर्थात खून की कमी से प्रभावित हैं, जिससे निपटने के लिए 1 करोड़ का ग्रांट चैलेंज लॉन्च किया गया है। इस चैलेंज को जून 2026 में आईसीएमआर अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और गेट फाउंडेशन ने संभावित रूप से अफोर्डेबल, न्यूट्रिएंट डेंस और स्केलेबल आयरन रिच फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए शुरू किया है। इस इनिशिएटिव के तहत सेलेक्टेड रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और कंपनीज को प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ तक की एनुअल ग्रांट मिलेगी, जिसके लिए एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट डेट 3 जुलाई 2026 तक तय की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संस्था ने LCA 625 और LCA 643 मिर्च की किस्में जारी की हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लैंडफॉर्म, IARI, ICAR, SCRRI। इसका सही जवाब है दोस्तों लैंडफॉर्म। दोस्तों गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश है, उसके लैंडफॉर्म में स्थित रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन ने मिर्च की 2 नई वैरायटीज LCA 625 और LCA 643 को ऑफिशियली रिलीज किया है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था 2011 में ग्लोबल गार्बेज मैन डे की शुरुआत किसने की थी? जॉन आरवुड, डेविड मिलर, मार्क टेलर या पीटर क्लार्क? इसका सही जवाब है दोस्तों जॉन आरवुड। दोस्तों पब्लिक हेल्थ की रक्षा करने वाले सैनिटेशन वर्कर के योगदान को सम्मानित करने के लिए वेस्ट एंड रिसाइकल वर्कर्स डे वर्कर्स वीक मनाया जाता है, जिसे पहली बार कब मनाया गया था? 2011 में, और इसकी शुरुआत जॉन डी आरवुड ने की थी। इस ऑब्जर्वेंस का मकसद वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े वर्कर्स के ऑक्यूपेशनल हजार्ड,
को हाईलाइट करना है और उनके लिए सेफ इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव गियर को बढ़ावा देना है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, इनमें से कौन यूपीआई को नेपाल के एनपीआई से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एनआईपीएल, आरबीआई, सेबी या नाबार्ड। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इनोवेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।